हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना की समस्या पूरे देश में फैली हुई है, उसी के तहत श्री महावीर शिक्षण संस्थान ने एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। इन ऑनलाइन क्लासों में हम ऑनलाइन अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है तो हम पुनः वापस ऑफलाइन तरीके से भी पढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ पे सामने बोर्ड पे आपको कक्षा 10 का सब्जेक्ट साइंस में सत्र 2021-22 का पाठ्यक्रम जो NCERT पर आधारित है उसमें पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे कि अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हमारे इस सत्र का जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है वो चेंज हो चुका है। पूर्व का जो पाठ्यक्रम है वो बदल चुका है और पहले जो सत्र 2012-13 में पाठ्यक्रम चलता था वो पाठ्यक्रम पुनः वापस सरकार ने लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि साइंस के अंदर कुल जो पार्ट हैं वो 16 हैं और उन 16 पार्टों में भी कुछ पार्टों को रसायन विज्ञान के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी रसायन विज्ञान के पार्ट दे रखे हैं जो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक के हैं। फिर जीव विज्ञान शाखा के पार्ट है जिसमें पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक के जीव विज्ञान शाखा के पार्ट दे रखे हैं। फिर भौतिक विज्ञान है जिसमें पार्ट नंबर 10 से लेकर पार्ट नंबर 13 तक के अध्याय भौतिक विज्ञान से दे रखे हैं। और फिर हमारा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित जो पार्ट नंबर 14 से लेकर पार्ट नंबर 16 तक के पार्ट यहाँ पर दे रखे हैं। आज हम इस सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और अगले वीडियो में हम पहले पार्ट से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। ओके, जैसा कि हम देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान की जो शाखा है उसमें से हमें 1 से लेकर 5 तक के पार्ट दिए गए हैं। इनमें पहला पार्ट है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इस रसायन विज्ञान की हमारी ABCD है। हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं और उनको किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, उन सब की जानकारी हमें इस पार्ट में से प्राप्त होगी। फिर पार्ट नंबर 2 आ रहा है जिसे हम अम्ल, क्षारक एवं लवण, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम कक्षा 8 में भी इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। इस पार्ट के अंदर हमें उस पूर्व ज्ञान का विस्तृत रूप देखने को मिलेगा जिसमें हमें अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्लों के प्रकार कितने होते हैं, अम्लों के गुण क्या होते हैं और अम्ल जब किसी भी अन्य तत्व से क्रिया करते हैं तो वो क्या प्रदर्शित करते हैं, यानी किस प्रकार का वो व्यवहार करते हैं, उनकी यहाँ पे इस पार्ट में जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार क्षारक की भी उन्हीं विशेषताओं की हमें यहाँ पे जानकारी मिलेगी। और फिर लवण के बारे में भी हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी जिसमें हमें पता चलेगा कि लवण किन अभिक्रियाओं से हमें प्राप्त होता है, लवण के कौन से गुण होते हैं, उनके बारे में हमें इसमें पता चलेगा। फिर पार्ट नंबर 3 आ रहा है जिसमें होता है धातु व अधातु। जैसा कि अभी मैंने पहले ही कहा कि कक्षा 8 में भी एक ऐसा ही पार्ट था, धातु व अधातु। तो यहाँ पर इस पार्ट में उसी पार्ट का विस्तृत रूप देखने को मिलेगा और धातुओं की अन्य पदार्थों से क्रियाएं या अधातुओं की अन्य पदार्थों से क्रियाएं होती है, उनकी भी हमें इसमें जानकारी मिलेगी और धातु के व अधातु के गुणों की भी हमें इसमें जानकारी प्राप्त होगी। पार्ट नंबर चौथा जो कि कार्बन व उसके यौगिक, ये ध्यान रखना है रसायन विज्ञान की। जैसा कि हमें पता है कि रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हैं,
एक कार्बनिक रसायन विज्ञान और एक अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तो ये पार्ट नंबर चौथा उस कार्बनिक रसायन विज्ञान से लिया गया है, जिसमें कार्बन व कार्बन से संबंधित जो यौगिक हैं उनके निर्माण की प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त होगी, उनके गुणों की जानकारी प्राप्त होगी और किस प्रकार से कार्बन अन्य तत्वों से जुड़कर नए नए पदार्थ या यौगिक बनाता है उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। फिर पार्ट नंबर 5 आ रहा है जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। यहाँ पे हमें पता है कि हम पदार्थों को किसी सामान्य गुणों के आधार पर एक समूह में रखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर तत्वों के गुणों को लेकर या तत्वों के विशेष गुणों को लेकर हम उनको समूहों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने का जो प्रक्रिया है उसको इस पार्ट के अंदर हम समझेंगे। ठीक है। फिर अगला जो बिंदु है वो जीव विज्ञान से संबंधित है। तो जीव विज्ञान में हमें जैव प्रक्रम के बारे में पता चलेगा। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि पृथ्वी जब निर्मित हुई तो उस समय उस पे किस प्रकार के जीव स्थित थे और वहाँ से यानी उस समय से लेकर वर्तमान समय तक किस प्रकार पृथ्वी की संरचना में व पृथ्वी पे उपस्थित जो निवास कर रहे सजीव है उनकी संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, यानी क्या क्या विकास हुआ है, उस सब की जानकारी हमें यहाँ पे इस जैव प्रक्रम में देखने को मिलेगी। फिर 7वां जो पार्ट है नियंत्रण व समन्वय। यहाँ पर हम नियंत्रण व समन्वय की प्रक्रियाओं को समझेंगे। इसको मैं छोटे से रूप में आपको बता रहा हूँ। नियंत्रण समन्वय का मतलब हमारी जो क्रियाएं हैं, हम जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ तो किन कारणों से चल रहा हूँ, यानी मैं अपने चलने की प्रक्रिया को किस प्रकार नियंत्रित कर पा रहा हूँ। और हमें पता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उस नियंत्रण व समन्वय की जो प्रक्रिया में मस्तिष्क की जो भूमिका है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ के साथ जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन से हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं, यानी वो हार्मोन हमें किस प्रकार से संतुलित जीवन जीने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन सब की जानकारी हमें इस पार्ट से प्राप्त होगी। फिर जो पार्ट 8वां है जिसमें है जीव जनन कैसे करते हैं। हमें पता है कि पृथ्वी पे लगातार सजीव उपस्थित है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुणों को स्थानांतरित करता हुआ संतति के रूप में नए सजीव का निर्माण करता रहता है और वो किस किस प्रक्रिया से नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया अपनाता है या नई संतति उत्पन्न करने की स्थिति लाता है, उन सब की जानकारी हमें इस पाठ से प्राप्त होगी। फिर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। जैसा कि हमें छोटी कक्षाओं में पाठ आता है कि मुर्गी का बच्चा मुर्गी जैसा ही क्यों दिखता है, नीम का जो पेड़ है वो नीम के पौधे से संबंधित होता है, यानी नीम की निम्बोली से नीम का पौधा ही क्यों उगता है। इन सब की जो प्रश्न हमारे दिमाग में है उन सब की जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंदर। ठीक है। फिर अगली जो विज्ञान की शाखा है जो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर हमें पता है पार्ट नंबर 10 से लेकर पार्ट नंबर 13 तक के जो अध्याय है उनको इसमें लिया गया है, जिसमें पार्ट नंबर जो 10 है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हमने पूर्व में भी इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। अब इस पार्ट में आपको इन जो परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाएं हैं इनका विस्तृत रूप देखने को मिलेगा, यानी परावर्तन व अपवर्तन के नियमों की जानकारी प्राप्त होगी, उनको प्रदर्शित करने के तरीके बताए जाएंगे और किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसकी जानकारी प्राप्त होगी। इन सब जो भी आपके मन में प्रश्न है प्रकाश से संबंधित उन सब के उत्तर हमें इस पार्ट के अंदर मिलेंगे। फिर पार्ट नंबर 11 मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मानव नेत्र तो आपको पता है कि एक जीव विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मानव नेत्र की संरचना नहीं उसकी प्रक्रिया की जानकारी हमें इस पार्ट से प्राप्त होगी कि किस प्रकार से मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब निर्मित होते हैं और हमारा मस्तिष्क उन प्रतिबिंबों को पहचानने का कार्य करता है और हम किसी भी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं।
तो उस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा कि मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है। इसी प्रकार से इंद्रधनुष का बनना, प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण होना, इन सब की जानकारी हमें इस पार्ट से मिलेगी। फिर है पार्ट नंबर 12 जो कि विद्युत है। तो विद्युत का निर्माण कैसे होता है, विद्युत की परिभाषा क्या है और विद्युत के कौन कौन से गुण होते हैं, उन सब की जानकारी हमें इस पार्ट से प्राप्त होगी। इसके अलावा फिर पार्ट नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी टरबाइन को घुमाते हैं तो उसमें 2 चुंबक होते हैं, उन चुंबकों के मध्य लगातार गति उत्पन्न करते हैं तो विद्युत का निर्माण होता है। तो यदि किसी परिपथ में विद्युत बह रही है तो वो भी चुंबकीय गुणों का ही प्रदर्शन करती है। तो उन चुंबकीय गुणों के प्रदर्शन की प्रक्रियाओं को, उनके नियमों को किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उन सब की विस्तृत जानकारी हमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पार्ट में देखने को मिलेगी। फिर अगला जो टॉपिक है वो पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण प्रबंधन, इसके अंदर हम किन किन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं इस प्रकृति के अंदर, यानी इस पृथ्वी पे जितने भी स्रोत हैं जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, इन सब के द्वारा हम किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इनके विशेष गुणों के आधार पर हम इनको विशेष समूह में वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, सीमित व असीमित ऊर्जा के स्रोत। तो इस प्रकार से उनका हम प्रबंधन करते हुए उनसे किस प्रकार से ऊर्जा हम ज़्यादा से ज़्यादा और वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उनकी जानकारी हमें इस पार्ट से मिलेगी। फिर पार्ट नंबर 15 हमारा पर्यावरण। जैसा कि हम छोटी कक्षाओं में पर्यावरण के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं, हमें पता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। इसमें हम इस ही टॉपिक को थोड़ा सा और भी डीपली तरीके से पढ़ेंगे और इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। फिर पार्ट नंबर 16 जिसका है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। यहाँ पर हमें पता है प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं जिनका उपयोग हम जीवन को सरल बनाने के लिए अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, यानी हमारे चारों ओर से ही ये हमें प्राप्त होते हैं। तो हम किस प्रकार से उनका संपोषित प्रबंधन का मतलब वो लगातार पृथ्वी पर बने रहें, इस तरीके से अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं संपोषित प्रबंधन। यानी वो सीमित मात्रा में उपयोग किए जाएं, उचित तरीके से उनका उपयोग किया जाए। यानी मैं कहूँगा यहाँ पर 4R के नियम का उपयोग करते हुए अगर हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, संपोषित प्रबंधन कहते हैं। और 4R का नियम हमने कक्षा 8 में भी पढ़ा है। तो ये कुछ हमें सिलेबस से संबंधित जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में दी गई है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप एक बार अंगूठे के निशान को दबाकर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अब हमें हमारे नए सत्र की जो तैयारी है वो ज़ोर शोर से करनी है। हमें पता है कोरोना के इस समय हम ऑफलाइन कक्षाओं में अभी नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद भी नहीं छोड़नी चाहिए और आने वाले समय में यानी जल्द ही हम ऑफलाइन भी क्लासों में मिलेंगे। तब तक के हम ऑनलाइन क्लासों का उपयोग करते हुए अपने ज्ञान को बनाए रखें, क्योंकि हमें पता है कि परीक्षाएं सिर्फ एक पास होने वाली प्रक्रिया ही नहीं है। अगर हम इस ज्ञान को लगातार पढ़ेंगे तो ये ज्ञान हमें जीवन में जो अदृश्य परीक्षाएं हैं उनमें पास करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि पिछले सत्र में प्रमोट कर दिया गया है तो अगले सत्र में भी वैसा ही होगा, ऐसा ना सोचें। हमें पॉजिटिव सोच लेते हुए यहाँ पर पढ़ाई करनी है और पढ़ी हुई चीज़
हमें पता है कि कभी भी बेकार नहीं जाती है, जो हम मेहनत करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। तो आप इस ऑनलाइन कक्षाओं को नियमित रूप से देखने की कोशिश करेंगे और इनसे अपने जो भी नोट्स है या जो भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है उसको लिखित रूप में भी लिखने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद, नमस्कार।